जो मैं कहूंगी इस वीडियो में, अगर आप उसमें सच में इस सेशन में जो भी मैं कहूंगी, अगर आप उस पर सच में काम करते हो ना, डेफिनेटली यू विल गोना सम रियली गुड एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स. ओके, so I'm not reading the comments as if now because I want to go with the slides. Okay, so yeah, as you can see, I'm going to tell you about tips and tricks to crack CA exams. Okay, now first thing, जैसे कि मैंने कहा, सीए में सारे ही स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करते हैं, बट बहुत ही कम होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं. एंड सीए में अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करते जा रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज सीए इज सच अ वास्ट कोर्स. आप सिर्फ हार्ड वर्क करते करते नहीं इसको पास कर सकते, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा. ओके, तो उसी के लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करती हूँ. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट टिप. ओके, सो टिप नंबर 1, ऑफ कोर्स आपने सुना ही होगा कि कोई भी किसी भी चीज की प्रिपरेशन करने से पहले आपको उसका एक प्लान बनाना पड़ता है. बिकॉज अगर आप प्लान बनाने में फेल होते हो ना, तो आप फेल होने का प्लान करो. मार्क माई वर्ड्स, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल. तो प्लान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ओके, अब हर कोई अपना अलग तरीके से प्लान बनाता है. कुछ बोलते हैं कि हमारे साथ आप अपना टाइम टेबल शेयर करिए. गाइज, इस चीज में मैं आपको एक बिल्कुल ऑनेस्ट बात कहती हूँ, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो मैं अपना तरीका आपको नहीं बता सकती. ऑफ कोर्स मैं एज ए नॉलेज के लिए आपको बता सकती हूँ, बट हर इंसान अलग होता है, उसका पढ़ने का तरीका अलग होता है. तो कुछ होते हैं नाइट पर्सन जिनको रात में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, कुछ होते हैं डे पर्सन जो दिन में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं. लाइक मैं नाइट पर्सन थी, मैं पूरी रात जगकर पढ़ाई कर सकती थी, और मैंने इस तरीके का प्लान बनाया था कि मैं रात रात भर पढ़ाई कर सकती थी. ओके, सो आपको सबसे पहले एक मास्टर प्लान बनाना है. मास्टर प्लान के अंदर आपको क्या करना है, आपको लेने हैं सब्जेक्ट्स कि मुझे इस सब्जेक्ट को इस डेट तक खत्म करना है. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 15 दिन में आपने सोच रखा है कि मैं ये सब्जेक्ट कवर कर लूंगा. ओके, लेकिन जरूरी नहीं है कि मास्टर प्लान पर ही आप चलते रहो, आपको स्मॉल अचीवेबल गोल्स बनाने हैं. ओके, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपने एक मास्टर प्लान बना लिया, आपने आज से लेके 15 दिन का जो भी है, आपने सोच लिया कि 15 दिन के बाद तक मैं ये कंप्लीट कर लूंगा. बट गाइज, अगर आप सिर्फ चलते जा रहे हो विदाउट हैविंग दोज स्मॉल गोल्स, तो पता नहीं कि 15 दिन के बाद आप ने जो प्लान किया है वो एग्जीक्यूट कर पाओगे भी या नहीं. तो स्मॉल गोल्स भी बनाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 15 दिन का प्लान बनाया है कि मेरा ये सब्जेक्ट मुझे इन 15 दिन में कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ मैं 2 दिन का भी मैं प्लान बनाऊंगी कि 2 दिन में मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, सो दैट मुझे पता रहे कि बाकी कितनी मेरी तैयारी रह गई, कितने चैप्टर्स रह गए, उस हिसाब से फिर मैं आगे भी प्लान कर सकती हूँ. और एक और चीज होती है, जब आप कोई भी प्लान बनाते हो, ओके, अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हो. तो आपको अचीवेबल गोल्स बनाने. ओके, हाइपोथेटिकल मत बनाइए कि एक सीए फाइनल में एक चैप्टर है कंसोलिडेशन का, दैट इज अ वेरी बिग चैप्टर इन सीए फाइनल एफआर. ओके, तो क्या होता है ना, लोग प्लान बना लेते हैं कि ठीक है मैं 2 दिन में कर लूंगा, बट दैट इज सच अ बिग चैप्टर, आप 2 दिन में कर ही नहीं सकते हो, है ना. रिविजन की अलग बात है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम उसके लिए तैयारी करो तो आप नहीं कर सकते हो. सो फॉर दैट यू हैव टू मेक अचीवेबल गोल्स. तो अचीवेबल गोल से क्या होगा कि जब आप उसको अचीव कर लोगे ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं अचीव कर चुका हूँ, तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मोटिवेटेड थ्रू आउट दिस जर्नी. सो आप अचीवेबल गोल बनाइए. ओके, टाइम टेबल बनाइए, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए. टाइम टेबल बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक एंड आई एज्यूम कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अब तक अपना टाइम टेबल बना लिया होगा. ओके, एंड गाइज, अगर आपने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया है, डोंट वरी. अगर आपका मे में एग्जाम है, ओके, और आपने अभी तक अपना टाइम टेबल नहीं बनाया है, सो डोंट वरी. आप एक दिन लो आराम से, मैं कह रही हूँ आपको, आराम से आप एक दिन लो. ठीक है, प्लानिंग करने के लिए, टाइम टेबल बनाने के लिए पूरा एक दिन आराम से लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. बट उस प्लान को फिर एक दिन आपने लगा दिया इसको प्लान करने में, उसके बाद से इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करो. ओके, फिर आपको पता चलेगा कि कितना और हमें आगे चलना है ना. तो प्लान बनाओ और उस पर स्टिक रहो. विदाउट प्लान हम कुछ भी करते हैं ना, तो हम बस चलते जाते हैं रास्ते में, हमें नहीं पता होता हम कहाँ जा रहे हैं, है ना. तो हमें वो नहीं करना, हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कितनी तैयारी और करनी है, कितना हमारा रहता है. उसके लिए प्लान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है. एक रोड मैप तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि स्टूडेंट्स बना लेते हैं बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं. सो फॉर दैट यू नीड टू हैव
हैव स्मॉल अचीवेबल गोल्स। जैसे कि मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेटिकल बिल्कुल मत बनाना, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। ओके, हाइपोथेटिकल नहीं होने चाहिए, अचीवेबल गोल्स होने चाहिए। एंड यू कैन ऑल्सो रिवॉर्ड योर सेल्फ। हर छोटे गोल को अचीव करने के बाद यू कैन रिवॉर्ड योर सेल्फ, लाइक कुछ भी, आप कुछ खाने की चीज अच्छी सी खा सकते हो, आप कोई यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। लाइक मैं यूट्यूब वीडियो देखती थी जब भी मैं किसी अपने छोटे वाले गोल को अचीव कर लेती थी, उसके बाद मैं एक यूट्यूब वीडियो देखती थी। मुझे क्योंकि मुझे होता था कि मुझे यूट्यूब वीडियोस देखनी है। तो आप ऐसे ना खुद के लिए रिवॉर्ड भी डिफाइन करो कि अगर मैंने ये चीज कर ली तो फिर मैं ये खाऊंगी या फिर यहाँ पर मैं जाऊंगी, है ना। तो ऐसे करके प्लान बनाओ। और मैं कह रही हूँ, आज आप मेरे वीडियो देख रहे हो, अगर आपने अभी तक प्लान नहीं बनाया कोई बात नहीं, कल संडे है, कल पूरा दिन बैठकर आपको एक अच्छा सा प्लान बनाना है आपके मई या जून में एग्जाम के लिए। ओके, सी फाउंडेशन के लिए जून में है, तो सी फाउंडेशन के लिए तो बहुत ही इनफ टाइम है, आप कर लोगे बहुत सारा। ओके, लैगिंग, एम आई लैगिंग? नो लैग, ओके। सो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके ओके, थैंक यू। So let's go for the next tip, which is, guys, I have always said this, do not underestimate ICI study material. आप ICI के पेपर दे रहे हो, आप CE के पेपर दे रहे हो, और CE के लिए ICI से ऊपर कुछ भी नहीं है। आप चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लो, आप चाहे वर्ल्ड के बेस्ट टीचर से भी पढ़ लो, लेकिन जिस इंस्टीट्यूट की आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप उनके स्टडी मटेरियल को तवज्जो नहीं दोगे तो आप पास नहीं होगे। अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो वो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे बेसिकली। तो अपने आईसीआई के मटेरियल को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर आपको रखना है, उसमें से जरूर तैयारी करनी है। ओके, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। सीए इंटरमीडिएट के टाइम पर, ओके, मैंने तैयारी करी थी, बहुत अच्छे से तैयारी करी थी। जिस भी टीचर से मैंने क्लास ली थी, मैंने उसके बहुत ही अच्छे से तैयारी करी थी, बट स्टिल मैं पास ही नहीं हुई। एंड आई वाज लाइक कि क्या हो गया, कहाँ मेरी कमी रह गई थी तैयारी में। एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि जो लोग बोलते हैं ना कि आईसीआई के पेपर तैयार करो, आईसीआई के मटेरियल से तैयार करो, तब मुझे वो चीज समझ आई। मतलब फेलियर देखने के बाद वो चीज मुझे समझ आई। तो आप जब ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि फेलियर का वेट मत करो, अभी से आईसीआई स्टडी मटेरियल से तैयारी करना शुरू कर दो। ओके, नाउ स्टडी मटेरियल में हमारा स्टडी मटेरियल तो आता ही है ऑफ कोर्स, उसके साथ साथ आरटीपी होती है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स होते हैं, ओके, मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं। मॉक टेस्ट पेपर अभी आई थिंक एक ही सीरीज आई है। मैं एंड में आपको जरूर आईसीआई की वेबसाइट पर लेकर जाऊंगी, अगर मुझसे हुआ तो वहां पर मैं जाकर आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर आप ये सारी चीजें एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि हम आईसीए की साइट पर कहाँ पर जाकर हमें ये सारे मटेरियल मिल सकता है। ओके, या डेफिनेटली आईसीआई की स्टडी मटेरियल में आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। ओके, हर टॉपिक के बाद नीचे एग्जाम्पल होते हैं, तो उन एग्जाम्पल को करे बिना मत जाना गाइस, दोज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आपको सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं, आपको सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। फर्स्ट रिवीजन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपके सारे ही आप एग्जाम्पल्स कर लो उसके। आरटीपी करनी है, आरटीपी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से आपको, और मॉक टेस्ट पेपर में से बता रही हूँ मैं आपको, थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं आफ्टर योर प्रिपरेशन, क्योंकि थोड़े से वो डिफरेंट होते हैं क्वेश्चंस, बट इट डजंट मीन कि आप नहीं कर पाओगे। आप आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर्स को आपको बार बार रिवाइज करना है, कि अगर कोई मुझसे आज आकर आरटीपी में से एक भी क्वेश्चन पूछ लेगा ना, तो मैं आराम से उसका आंसर दे सकती हूँ। RTP is revision test papers and MTP is mock test papers. Okay. So ये ICI की वेबसाइट पर अवेलेबल है, अगर हुआ तो मैं आपको डेफिनेटली ICI की वेबसाइट पर भी लेकर जाऊंगी, जहां पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ रिवीजन टेस्ट पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं ना, हर अटेम्प्ट के लिए अलग निकलते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के तो आपको करके ही जाना है। मैं तो बल्कि 5 अटेम्प्ट्स के लिए बोलती हूँ, बट अगर आपके लिए पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मतलब आपके पास बहुत ही कम टाइम रह गया, पास्ट 3 अटेम्प्ट्स के आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर्स जरूर 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 करना। ओके, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन उसमें से ही उठकर आ जाए। वैसे काफी रेयर होता है कि सेम क्वेश्चन किसी में आ जाता है, बट मोस्टली ऐसा हो सकता है कि एमटीपी और आरटीपी में से सेम क्वेश्चन उठकर आ सकता है, फिगर्स चेंज हो जाएंगी, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, बट आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। तो इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। आईसीआई की मटेरियल को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है आपको, आप चाहे किसी भी टीचर से पढ़ो। ओके, आईसीआई के स्टडी मटेरियल को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। ओके, दिस इज द सेकंड टिप एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। Okay, so let's see the next tip. Okay, so it is very important, make summary notes and charts. लोग बोलते हैं कि सीए टफ है, इंडीड इज इट टफ। अगर मैं बोलूंगी कि नहीं टफ है, मैं झूठ बोल रही हूँ। इट इज टफ, बट इट इज टफ नॉट बिकॉज
how hard it is, but because how vast it is. सीए कोर्स डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट इतना ज्यादा सिलेबस है, इतना ज्यादा आपको पढ़ना पड़ता है कि आपको टाइम काफी कम लगता है कि इतने कम टाइम में हम कर लेंगे। नॉर्मली क्या होता है ना कि 2 महीने, अरे 2 महीने तो बहुत होते हैं। आप किसी और प्रोफेशन में चले जाओ, आप किसी और, आप स्कूल के टाइम पर ही देख लो, 2 महीने हमें लगते हैं कि हम तो सब कुछ कर लेंगे, बट सीए की लाइन में आने के बाद 2 महीने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है ना। तो टफ इसलिए नहीं है क्योंकि ये हार्ड बहुत है, ये इतना हार्ड नहीं है जितना इसको बना दिया है इसके सिलेबस कवरेज ने। इसका सिलेबस इतना ज्यादा है ना कि हम देखते ही डर जाते हैं, हमारी सांस फूलने लग जाते हैं, हम देखते हैं अरे कैसे करेंगे हम, क्योंकि इतना ज्यादा वास्ट है। अगर मैं सीए फाइनल की बात करूं, डीटी, अगर आप में से कोई सीए फाइनल में होगा तो उसको डेफिनेटली ये चीज समझ आ रही होगी कि डीटी एक महासागर है। मैं अगर रैंकर्स की बात करूँ ना, कोई एक रैंकर नहीं होगा जिसने पूरा डीटी 100% कवर करा होगा, कोई नहीं कर सकता। हैंग हो गया या डीटी डायरेक्ट टेक्स, ओके थैंक यू। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि डीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, कोई बोल ही नहीं सकता कि मैं तो 100% करके गया था। इवन रैंकर से भी आप पूछोगे ना, वो भी यही बोलेगा कि कर ही नहीं सकते आप, इतना ज्यादा वास्ट है डीटी। तो यहाँ पर क्या होता है ना, हमको कुछ ऐसी टेक्निक्स निकालनी पड़ती हैं जिससे हम इसके वास्टनेस को कम कर सकें, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समरी नोट्स बनाने पड़ेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करो और साथ के साथ आप अपनी अपनी अलग एक नोटबुक ले लो, उसमें समरी नोट्स बनाना शुरू करो। ओके, लोग बोलते हैं हिंदी में बनाए, इंग्लिश में बनाए, जिस लैंग्वेज में आपको समझ आता है ना, जिस लैंग्वेज में आप अच्छे से पढ़ पाओगे ना, वो आपको करना है, ठीक है। लैंग्वेज कोई वो नहीं है कि इसी लैंग्वेज में बनाना है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में बनाओ, बट वो ऑफ कोर्स आपको समझ आनी चाहिए। किसी और को समझ आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, कितनी भी गंदी हैंड राइटिंग में बनाओ, किसी भी लैंग्वेज में बनाओ, दैट इज फॉर यू, ओके, आपको समझ आना चाहिए। तो आपको नोट्स बनाने इन योर लैंग्वेज, ओके। उसके साथ साथ जब आप नोट्स बनाओगे ना, जैसे कि कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, इट उस टॉपिक में जरूरी नहीं है कि सारी ही चीजें जरूरी हो, सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट हो, उसमें से आपको कीवर्ड्स निकालना है। कीवर्ड्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली इन थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स। लॉ, ऑडिट और पहले इसका होता था, उसकी अगर मैं बात करूं, कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई एग्जामिनर आपकी शीट चेक करेगा ना, अगर उसको वो कीवर्ड्स नहीं मिल रहे ना, आप कुछ भी कहानी, ये इट इज नॉट बीकॉम जहां पर आप कहानी लिख कर आ जाओ और आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर एग्जामिनर देखता है कि आपने वो कीवर्ड्स उसमें लिखे हैं या नहीं, ओके। कीवर्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, मैंने इसका का एग्जाम दिया था, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था, ओके। सीए फाइनल में इसका पहले होता था, उसमें मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था, एंड आई वाज लाइक कि मेरे 60% से तो ऊपर आएंगे ही। और जब रिजल्ट आया, आई गॉट शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इतना अच्छा एग्जाम दिया था, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। देन मैंने क्या किया, मैंने अपने आंसर शीट की कॉपी निकलवाई इंस्टीट्यूट से, ओके, स्कैन कॉपी निकलवाई, एंड वहां पर जाकर मैंने देखा, उसको सजेस्टेड आंसर से मैंने मैच करा। देन आई रियलाइज कि कीवर्ड्स कितने ज्यादा जरूरी हैं। आप कहानी नहीं लिख सकते इन एग्जाम्स में, इट इज नॉट बी कॉम, इट इज सीए। आपको कहानी नहीं लिखनी है, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। एंड ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल आईसीआई वाली लैंग्वेज लिख कर आ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, ओके। कीवर्ड्स लो, उसको लिखो, ओके, लिखो उसको। एंड थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स लेजी हो जाते हैं, मैं भी थी, ओके, मुझे बहुत बोर लगता था थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स, लॉ, ऑडिट, मुझे नहीं मजा आता था पढ़ने में। तो मैं क्या करती थी, मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ ना, साइड में मेरी नोटबुक है, मैं उसको लिखती जा रही हूँ, मैं कीवर्ड्स लिखती जा रही हूँ, कीवर्ड्स मेरे दिमाग में फीड हो रहे हैं। क्या होता है ना, जब आप हाथ से भी किसी चीज को लिखते हो ना, आप पढ़ते जा रहे हो, वो ऑफकोर्स आपके दिमाग में जा रहा है, बट जब आप हाथ से भी लिखते हो ना उस चीज को, वो आपके दिमाग में दुगनी तेजी से जाता है, वो ज्यादा देर के लिए रिटेन रहता है। हाथ से लिखना ट्राई करो, पढ़ना नहीं है हमको, लिखना भी है उसको, ओके। पढ़ने से हमें क्या होगा, अच्छा ये भी आता है हमको, ये भी आता है, हमारे दिमाग में ये है कि हमें सब कुछ आता है, नहीं, पढ़ने से हमें यही लगेगा। हाथ से जब लिखोगे ना, तब वो आपके अंदर ज्यादा देर तक रिटेन रहेगा। तो पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि आप लिखो भी उस चीज को, नहीं तो फिर आप अगर एग्जाम में जाकर ही आप सीधा अपनी राइटिंग लिख रहे हो, तो आपको भी समझ नहीं आएगी कि आपने क्या लिख दिया। लिखते रहना साइड साइड में, ओके। एंड यस, एक बहुत अच्छी चीज मुझे दिखी आईसीआई की वेबसाइट पर, यहाँ पर ना आपको हर सब्जेक्ट के लिए रेफरेंसर फॉर क्विक रिवीजन मिलेंगे, इफ यू कैन सी ऑन माय स्लाइड। सो दिस इज दी रेफरेंसर फॉर क्विक रिवीजन। गाइज, अगर आप लेजी हो,
मैंने बोला आपको चार्ट्स बनाओ, अगर आप लेजी हो, आपको मन नहीं कर रहा चार्ट्स बनाने का, आपको लग रहा है बहुत काम है, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, गाइस आईसीआई की वेबसाइट पर ना रेफरेंसर फॉर क्विक रिवीजन करके है। ये मॉड्यूल में ना आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स मिलेंगे, समरी नोट्स मिलेंगे। तो अगर आप मतलब आप चाहते हो रेडीमेड मुझे मिल जाए, मुझे कुछ भी ना करना पड़े, आप रेफरेंसर फॉर क्विक रिवीजन ये आप ले सकते हो। और ज्यादा पेजेस नहीं है, आई थिंक 20 to 30 ऐसे पेजेस होंगे। आप सबकी प्रिंट आउट निकलवा लो और उसमें से तैयारी करना शुरू कर दो, और उसमें से तैयारी करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये ठीक है बट उसमें मुझे थोड़े से पॉइंट्स और ऐड करने की जरूरत है, आप उसमें स्टिकी नोट्स लगा लो या अपने पेन से कुछ भी साइड में लिख लो। तो मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी है ना, यहाँ पर आपको रेडीमेड चार्ट्स मिल रहे हैं, तो आप जरूर इसका जाकर देखना। आईसीआई की वेबसाइट पर हर सब्जेक्ट के लिए इन्होंने रेफरेंसर फॉर क्विक रिवीजन दे रखे हैं, आप उसको जरूर यूज करना। और चाहो तो इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हो, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप उसमें से तैयारी करना शुरू कर सकते हो। ओके, आई थिंक जिन लोगों को रेडीमेड चीजों की रेडीमेड चीजें ज्यादा अच्छी लगती है उनको तो बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहो तो अपने चार्ट्स बना सकते हो, नहीं तो आप फिर ये रेफर कर सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बीओएस, बीओएस बोर्ड ऑफ स्टडीज, यस यस, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल करके है, वहां पर आपको दिख जाएगा। मैं बाद में बताऊंगी आपके बाकी क्वेश्चंस, अभी मैं फिलहाल अपने पॉइंट्स बताती हूँ। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट, फिल्टर आउट क्वेश्चंस। मैंने कहा कि सीए का सिलेबस बहुत वास्ट है, आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, है ना। उसके लिए क्या होता है कि आपको ना फिल्टर करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। आपको फिल्टर करना पड़ेगा क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पोर्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मनी टेस्ट केसेस वन क्वेश्चन इज कवरिंग। तो उसके लिए आपको फिल्टर करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, एंड यहाँ पर मैं बोलूंगी कि टेक योर टाइम, आप अच्छे से अपना टाइम लो। ड्यूरिंग योर फर्स्ट रिवीजन आप उन क्वेश्चंस को फिल्टर करने में टाइम लो, क्योंकि वो चीज ना आपके सेकंड और थर्ड रिवीजन में बहुत ही ज्यादा फायदा करेगी। फिल्टर करो क्वेश्चंस। अब मैं बताती हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। ओके, नाउ काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, है ना। टेस्ट केसेस भी हो सकता है काफी सारे क्वेश्चंस के सेम हो, तो आप जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप सिर्फ वही क्वेश्चन लो जो आपको लगता है कि चलो 2 क्वेश्चन है या फिर 3 क्वेश्चन है, सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो आप उसमें से एक क्वेश्चन कर लो। दूसरा जो क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट सेम है बट उसका एक टेस्ट केस चेंज है, मतलब उसमें से कोई एक एक ऐसी चीज आ गई बीच में जिसने उसको थोड़ा डिफरेंट कर दिया, आप वहां पर ना स्टार मार्क कर दो कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। हालांकि ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से बिल्कुल मैच करता है बट जस्ट ये वाला पॉइंट डिफरेंट है, आप वहां पर मार्क कर दो। कुछ भी आप अपने पर्सनल सिंबल्स, कुछ भी जो आपको समझ आएगा उससे आप मार्क कर दो, हाईलाइट कर दो, जो करना है करो। आपको पूरे पूरे क्वेश्चन करने बैठोगे ना बहुत टाइम लग जाएगा। काफी सारे क्वेश्चंस रिपीटेटिव होते हैं, स्पेशली आईसीआई के मटेरियल में भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। इवन मैंने आरटीपी एंड मॉक टेस्ट पेपर्स में भी मैंने देखे हैं क्वेश्चन काफी सारे रिपीट होते हैं। तो आप वहां पर क्रॉस कर दो जिसको आपको नहीं करना है, और जिसको आपको करना है आप वहां पर स्टार मार्क कर दो। ओके, और ऐसा भी कर सकते हो आप कि आप एक अलग नोटबुक बना लो, उसमें पेज नंबर लिख लो, क्वेश्चन नंबर लिख लो कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर लिख लो, ताकि जब आप सेकंड रिवीजन में जाओगे ना आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करना पड़ेगा, है ना। तो काफी सारे क्वेश्चंस होंगे जो एक ही गो में आप कर लोगे आराम से। ओके, उसको दोबारा से देखने की जरूरत मुझे नहीं लगता है, बट जो क्वेश्चन आपको अटका रहे हैं उसकी एक लिस्ट बना लो। ठीक है, लिस्ट बना लो, पेज नंबर लिख लो, क्वेश्चन नंबर लिख लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। और जब क्वेश्चंस फिल्टर हो जाएंगे ना, आपकी सेकंड और थर्ड रिवीजन बहुत ही कम टाइम में हो जाएगी, बहुत ही कम टाइम में आप अपनी सेकंड और थर्ड रिवीजन कर पाओगे। रिपीटेटिव क्वेश्चन को हटा दो, क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करो। अब प्रायोरिटाइज कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब सीए में ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे होते हैं ना कि हर क्वेश्चन बहुत सारे टेस्ट केसेस कवर करता है, पॉइंट्स होते हैं काफी सारे, है ना। तो आप उस क्वेश्चन को करो जो मैक्सिमम टेस्ट केसेस कवर कर रहा है। जिसमें 1-2 टेस्ट केसेस आप उसको स्किप कर सकते हो क्योंकि वो हो सकता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। तो आप उस क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज करो, एबीसी एनालिसिस लगाओ, है ना। एबीसी एनालिसिस करो जिसमें आपको वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जो ज्यादा टेस्ट केसेस कवर कर रहे हैं, जो ज्यादा लेंथी है, अगर आसान भाषा में कहूँ तो। ठीक है, वो आपको जरूर करने हैं। छोटे क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि चांसेस हैं कि बड़े वाले क्वेश्चन में वो छोटा वाला क्वेश्चन भी कवर हो जाए। तो आपको ये चीज आपकी फर्स्ट रिवीजन में करनी है। फर्स्ट रिवीजन में ये चीज करो, आपकी सेकंड और थर्ड रिवीजन इतनी आसानी से हो जाएगी ना, आई कांट इवन टेल यू। आपको मजा आएगा वो, क्योंकि क्वेश्चंस कम हो चुके होंगे, आपका सिलेबस कम हो चुका होगा, तो आपको करने में भी वो मजा आएगा। तो फिल्टर जरूर करना क्वेश्चंस। आप अपनी जो भी आप जिसमें से भी तैयारी करो, आपको उसको साफ नहीं रखना,
साफ नहीं रखना, किसी और को नहीं दोगे आप पढ़ने के बाद। आप उसको जितना गंदा कर सकते हो करो, मार्क करो, हाइलाइट करो उसको, अपने वर्ड्स लिखो, जो भी करना है करो, उसको अच्छे से यूज करो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको ये होता है, पहले मैं भी थी, ओके मैं ऐसी थी कि मुझे अपनी कॉपी किताबें सब कुछ साफ चाहिए, बट उससे पढ़ाई नहीं होती। आपको जब पढ़ाई आप करोगे ना तो आपको उसमें मार्क करने हैं, हाइलाइट करना है आपको पूरी तरीके से, ऐसा जब कोई देखे ना उसको लगे हाँ इस बंदे ने पढ़ाई करी है, ऐसा करो। गंदा होने दो, आपको किसी दूसरे की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मुझे पढ़ाई करने के बाद किसी दूसरे को थमानी है। आपकी कॉपी है, अच्छे से उसको गंदा करो, जो करना है करो, बट अच्छे से पढ़ो। टेंशन मत लो कि आप उसको गंदा कर रहे हो, है ना। तो गाइज, फिल्टर आउट क्वेश्चंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रिवीजन में ये चीज जरूर होनी चाहिए। आप जब भी इस चीज को करोगे ना, आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ठीक है, यस, यूज दी स्पेशल सिंबल्स। एज आई सेड, स्टार ले लो आप कोई भी मार्क लगा दो जो आपको लगता है। आप सर्कल कर सकते हो, आप स्टार लगा सकते हो। मैं क्या करती थी, मैं अपना बताती हूँ। लाइक आई प्रायोरिटाइज क्वेश्चंस। मैंने क्या करा था, जो मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता था ना, मैं उसको 2 स्टार कर देती थी। जो मुझे लगता था बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 5 स्टार। एंड एक क्वेश्चन ऐसा होता था जो मुझे लगता था कि एग्जाम से पहले जो दिन है ना, उसमें मुझे ये क्वेश्चन देखना ही देखना है, उसको मैं 7 स्टार कर देती थी। मतलब 7 स्टार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम से पहले मैं देखना चाहती हूँ। 5 स्टार वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी स्किप नहीं करना है। 2 स्टार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसे करके आप खुद के पर्सनल सिंबल्स यूज करना शुरू करो। ओके, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टिप, मॉक टेस्ट एग्जाम्स। ओ माय गॉड, ये तो मैं इसको वाउच कर सकती हूँ बिकॉज ये मेरे साथ हुआ है। मॉक टेस्ट एग्जाम्स मैंने दिए हैं एंड देन आई पास्ड। जब बच्चे बोलते थे कि मॉक टेस्ट दे, इस पर मॉक टेस्ट दे, मैं सोचती थी क्या जरूरत है, तैयारी तो कंप्लीट नहीं है, ऐसे कैसे मैं उठ के मॉक टेस्ट दे दूं। लेकिन उस कम तैयारी में भी ना, जब मैंने मॉक टेस्ट दिए तो मुझे डर लगा, अरे मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मॉक टेस्ट पेपर देना है। मुझे ऐसे डरती थी मैं कि, हालांकि पता होता था कि मॉक टेस्ट पेपर है, कोई फाइनल मेरे से एग्जाम्स नहीं, बट फिर भी वो अंदर से डर आता था कि मॉक टेस्ट पेपर देना, अरे मुझे ये नहीं आ रहा। फिर मुझे वो पता, मुझे एग्जाम वाली सीरियसनेस आती थी। मॉक टेस्ट पेपर देना इट्स नॉट ओनली फॉर योर प्रैक्टिस बट ऑल्सो टू फील द एग्जाम प्रेशर। क्योंकि जब आप उस प्रेशर में काम नहीं करोगे ना, तब तक आपको नहीं पता चलेगा, आप उतने सीरियस नहीं होगे। मॉक टेस्ट पेपर देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल नो द लूप होल्स इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, लूप होल्स आपको पता चलेंगे तभी तो आप अपनी प्रिपरेशन में और भी ज्यादा काम करोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट पेपर्स में क्या होता है, यू विल सिट इन एनवायरमेंट लाइक एग्जाम्स। एग्जाम जैसा माहौल होने वाला है, आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बैठे होंगे। जरूरी नहीं है कि उस सेंटर पे बैठे होंगे, आप अपने घर पर बैठ के भी मॉक टेस्ट पेपर्स ऑनलाइन दे सकते हो, ऑफ कोर्स, बशर्ते कि आप उसको जेन्युइनली कर रहे हो, उसको सीरियसली कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बस बैठ गए और आपके दिमाग में कुछ और ही चीजें चल रही है। आपको अपने माइंड को उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मेरे आज एग्जाम है, इट्स नॉट मॉक टेस्ट, इट इज माय फाइनल एग्जाम, एंड देन गिव योर एग्जाम्स। ओके, मॉक टेस्ट पेपर दे दो, उसके बाद यू हैव टू कंपेयर योर आंसर विद द सजेस्टेड आंसर्स। सो मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं ऑन आईसीआई वेबसाइट। ठीक है, आईसीआई वेबसाइट पर मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आंसर्स अवेलेबल हैं। जब आप क्वेश्चन दे दोगे, उसके कुछ दिन बाद आई गेस आंसर वहां पर वो अपलोड करते हैं, तो उससे कंपेयर करो अपने आंसर्स को। आंसर को कंपेयर करोगे, देन यू विल एनालाइज योर परफॉर्मेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि आपको सीधा अपनी परफॉर्मेंस एग्जाम के मैदान में जाकर दिखानी है। उससे पहले जो आप अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करके जो करोगे ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उससे पहले वाली जो प्रैक्टिस है ना, वो मॉक टेस्ट एग्जाम्स के देने के टाइम पर पता चलेगी। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट पेपर जरूर देना, आईसीआई भी कंडक्ट करता है और काफी सारे प्राइवेट हाउसेस हैं, टीचर्स हैं, वो भी कंडक्ट करते हैं। अनअकैडमी भी कंडक्ट करता है मॉक टेस्ट पेपर्स। अगर आप में से किसी ने प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखी है तो ये मॉक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टार्ट गिविंग दोज मॉक टेस्ट पेपर्स, और जो भी उसमें आपको जो भी फीडबैक मिलता है ना, उस पर काम करो। डेफिनेटली विल गोना गेट सक्सेस, बिकॉज ये मेरे साथ हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं तो मैं बता रही हूँ। मैं इसमें से कोई भी चीज आज की वीडियो में, आज की लाइव सेशन में जितने भी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ ना, दीज आर ऑल अप्लाइड बाय मी। क्योंकि मैं नहीं सोच सकती कि मुझको फेलियर्स मिले हैं, एंड दैट इज व्हाई आई कैन टेल यू कि दीज टिप्स डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, आप सिर्फ ब्लाइंडली नहीं तैयारी कर सकते। आपको गधा मजदूरी नहीं करना है कि उसको बस एक रास्ता बता दिया वो चलता जा रहा है। नहीं, आपको घोड़ा बनना है, दिमाग लगाना है। ओके, आपको
उस तरीके से तैयारी करनी है कि ठीक है, मुझे पता है कि मुझे यहाँ तक जाना है, बट उसके बीच में आप जो-जो चीज़ें, जो-जो टेक्निक्स यूज़ करोगे ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए, दैट मैटर्स। व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्मार्ट वर्क? व्हाई? हार्ड वर्क हर कोई करता है, बट वी हैव टू डू द स्मार्ट वर्क, और वो तभी होगा जब आप इन टिप्स को अप्लाई करोगे। सिर्फ ब्लाइंडली नहीं चलते जाना है आपको, इन चीज़ों को अप्लाई भी करना है। आपको अपने लूप होल्स पहचानने हैं, ओके? जब तक आपको अपनी प्रिपरेशन में लूप होल्स नहीं दिखाई देंगे, आप सीधा अगर एग्ज़ाम में जाकर ही एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाकर, तो आप हो सकता है प्रॉब्लम में आ जाओ। मॉक टेस्ट पेपर्स दो, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज़ करो, उस पर काम करो, एंड देन एग्ज़ाम में जाओ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके? सो मॉक टेस्ट एग्ज़ाम्स आईसीएआई की वेबसाइट पर आपको दिख जाएँगे, वो तो ज़रूर ही करने हैं, ओके? अनअकैडमी पर भी होते हैं, आप वो भी दे सकते हो ऑफ कोर्स, बट जो आईसीएआई वाली साइट पर होते हैं ना, मैं कहूँगी उसको 2 से 3 बार ज़रूर देख लेना। क्योंकि मैंने ये चीज़ महसूस करी है कि जो मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं ना, वो कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होते हैं। आप पढ़ाई करने के बाद अटेम्प्ट करोगे ना, आपसे अटेम्प्ट नहीं होंगे। हो सकता है 1-2 हो जाएँ, बट मोस्टली नहीं होते। वो थोड़ा उसका अलग ही लेवल होता है। सो आपको मॉक टेस्ट पेपर्स में अच्छे से टाइम लगाना है, उसको अच्छे से रिवाइज़ करना, 2-3 बार रिवाइज़ करो। क्योंकि अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो कि आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ याद रहेगी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि उनको पता होता है कि अच्छा, मैंने ये आरटीपी में से या फिर मॉक टेस्ट पेपर में से मैंने ये क्वेश्चन करा था। उसको याद आ रहा होता है बंदे को एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठकर, बट उसको ये नहीं समझ आ रहा था, अरे इसका मैंने एग्ज़ाम तो मैंने ये क्वेश्चन देखा था, बट इसका आंसर कैसा था? वो भूल जाता है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में कमी होती है। हम सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से देख के जाते हैं। आपको ऊपर-ऊपर से देखकर नहीं जाना, आपको उसको खुद प्रैक्टिस भी करनी है, आपको उसको खुद से भी ट्राई करना है, ओके? वेरी इंपॉर्टेंट गाइज़। मॉक टेस्ट पेपर्स ज़रूर देना अपने एग्ज़ाम से पहले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। नेक्स्ट अब हम टिप बताते हैं, दैट इज़ टेक स्मॉल ब्रेक्स। देखो, मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं जो दिन में ना सीए की तैयारी के टाइम पर 18 से 20 घंटे लगाते हैं। 18 से 20 घंटे वो सिर्फ़ सीए की तैयारी कर रहे होते हैं। उनकी हालत देखोगे ना, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया इसके साथ। हमको वैसा नहीं बनना, हमको ब्रेक्स लेना है, ठीक है? ब्रेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू बी प्रोडक्टिव, ओके? रेस्ट इज़ प्रोडक्टिव, ओके? जितना पढ़ाई करना ज़रूरी है, उतना ब्रेक्स लेना, उतना रेस्ट करना भी ज़रूरी है। हमारा जो दिमाग है ना, वो एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देता है। हम फीड करते जा रहे हैं उसको नॉलेज से। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बोलेगा नहीं मुझे और मत फीड करो नॉलेज से, जितना था मैंने ग्रैस्प कर लिया। वो ऐसे बोलने लगेगा, बट आप स्टिल बुक्स के सामने आगे बैठे होगे, आप देख रहे होगे, आप पढ़े होगे, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा होगा। उस टाइम का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बस बुक्स खोल के बैठे हो, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ का? उस टाइम पर आप ब्रेक लो। स्मॉल ब्रेक्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सफिशिएंट ब्रेक्स लो। ये नहीं कि आपने 2 घंटे की पढ़ाई करी, फिर आप आधा 1 घंटा घूमने निकल गए, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। स्मॉल ब्रेक्स लो, 10-15 मिनट के, 2 घंटे की पढ़ाई करी, 10-15 मिनट्स का ब्रेक लिया, उसके बाद फिर 2 घंटे पढ़ाई करी, देन 10-15 मिनट का ब्रेक लिया, ओके। उस ब्रेक पीरियड में आप जो भी आपको करना है, आप कुछ खाना है, आपको अपनी फैमिली से बात करनी है, कुछ भी आप कर सकते हो, आप थोड़ी बहुत वॉक ले सकते हो 10 मिनट की। मैं बताऊँ, वॉक इज़ लाइक मैजिक। आप पढ़ाई के टाइम पर ठीक है, पढ़ाई करो, अच्छे से करो। आफ्टर दैट आप थोड़ी-सी वॉक लेना शुरू कर दो, एंड स्पेशली जब आप एक लॉन्ग ब्रेक लेते हो ना, लॉन्ग ब्रेक लोग कब लेते हैं? अगर कोई रात में पढ़ता है तो पढ़ने से पहले लाइक 10 से 11 या 11 से 12 के टाइम पर दे गो फॉर अ वॉक, लाइक आधा घंटा या पौने घंटे की वॉक ले लो आराम से। अगर आप सुबह पढ़ते हो तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि सुबह के टाइम पर लाइक अगर वो 5 बजे उठ रहे हैं, तो 5 से लेके 7 तक उन्होंने पढ़ाई करी, देन 7 से लेके 8 तक वो वॉक पर निकल गए। ये जब ब्रेक्स होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएँगे। ओके, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को शांत रखें। वॉक ज़रूर करना, अगर आपके यहाँ पर आस-पास ऐसा एरिया है कि आप वॉक कर सकते हो, आप टेरेस पे जा सकते हो। मैंने काफ़ी अपनी वीडियोज़ में भी बताया ये चीज़ कि मैंने भी ये चीज़ करी थी, क्योंकि दिमाग की एक हद होती है, दिमाग की एक लिमिट होती है। आप उसको फ़ीड करते जा रहे हो, वो नहीं लेना चाह रहा वो चीज़, तो आप पे वो दिक्कत आ सकती है। सो उसको आपको ब्रेक्स देने पड़ेंगे। ब्रेक्स ऐसा नहीं है कि आपको कम प्रोडक्टिव बनाएँगे, ये आपको ज़्यादा ही प्रोडक्टिव बनाते हैं, ओके। एंड मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि काफ़ी बार हम सोचते हैं कि 10-15 मिनट में हमने हाँ, 10-15 मिनट का हमको ब्रेक लेना है, बट वो ब्रेक कब आधा घंटा हो जाता है, कब 1 घंटा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो आपको उस पर थोड़ा ट्रैक रखना पड़ेगा, ओके? इतने लंबे ब्रेक्स मत लेना कि फिर आपका वो पढ़ाई करने वाला फॉर्टे ही निकल जाए। आपको पढ़ाई भी करनी है, ब्रेक्स भी लेने हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पेशली मैं कहूँ, जब आप लॉन्ग ब्रेक लोगे, सुबह या शाम जब भी, तब आपको अपने स्टडी एरिया से मूव करना है, वहाँ पर नहीं बैठे रहना है, ओके? स्टडी एरिया से मूव करो,
कुछ भी करो बट स्टडी एरिया से मूव करो उस लॉन्ग ब्रेक के दौरान। शॉर्ट ब्रेक के दौरान आपको जो करना है करो, दैट इज़ अप टू यू, बट लॉन्ग ब्रेक के टाइम पर स्टडी एरिया से मूव करो, ओके? ये आपको कहीं न कहीं आपको भी आपको भी काफ़ी प्रोडक्टिव बनाएगा, ओके? आपका दिमाग भी रिलैक्स होगा, आपका दिमाग भी फ्रेश होगा। तो एरिया से मूव ज़रूर करना। पूरा 18 से 20 घंटे आप एक ही जगह पे बैठकर प्लीज़ ऐसा मत करना। हमें अपनी जान नहीं गँवानी है, हमें पढ़ाई करनी है और सीए बनना है, ठीक है? अ, ब्रेक की भी हद होती है। चलो